बच्चों आपको जो इस चैप्टर में जो पहली हेडिंग देखनी है वो देखनी है मोशन की परिभाषा, यानी गति की परिभाषा क्या होती है। तो आप बहुत ही आसान भाषा में समझिए, जब कोई वस्तु अपने स्थान के आधार पर समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। क्लियर है? जब कोई वस्तु अपने स्थान के आधार पर, किस पर? अपने स्थान के आधार पर समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करती है? बदलती है, तो उसे गति कहते हैं। जैसे एक कार सड़क पर चल रही है, कोई कार है बच्चों, वो किस पर चल रही है? सड़क पर चल रही है, तो वो क्या हो रही है? समय के साथ अपनी गति क्या कर रही है? स्थान को बदल रही है। वहीं एक छात्र है जो स्कूल की ओर जा रहा है, आसमान में उड़ता हुआ पक्षी भी बच्चों गति के डिफिनीशन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। वहीं अगर हम रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी की बात करें तो रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है, ये भी बच्चों गति की परिभाषा को डिफाइन करता है। क्लियर है? और इससे बेहतरीन अगर आप उदाहरण समझना चाहें, हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो आपको हेडिंग पढ़नी है बच्चों, वो क्या है? विराम एवं गति, यानी रेस्ट एंड मोशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलते हैं, यानी जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती हैं, वह विरामा अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? विरामा अवस्था में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेज पर रखी हुई किताब, पार्क में खड़ी हुई साइकिल, सड़क किनारे खड़ा हुआ पेड़ और कक्षा में बैठा हुआ अपनी सीट पर जो छात्र है वो भी किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। क्लियर है? अगर लास्ट वाली बात करें, यानी कक्षा में जो अपनी सीट पर बैठा हुआ छात्र है, यदि उसकी स्थिति नहीं बदली जाए तो वो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में होगा। क्लियर है? वहीं जो ये कह रहे हैं कि जो वस्तु, कौन सी वस्तु? जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलते हैं वह गति अवस्था में होते हैं। हमने उदाहरण ऊपर देखा कौन कौन से थे? आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, एक छात्र स्कूल की ओर जा रहा है, एक कार सड़क पर चल रही है। क्लियर है? तो ये गति और विराम के बारे में कुछ बातें थी जो आपको क्या करना है बच्चों? याद करके रखना है। विराम एवं गति के बाद बच्चों आपको दूरी यानी डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, जो पथ की लंबाई होनी चाहिए, लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसकी जो इकाई होती है वो मीटर होती है या फिर किलोमीटर होती है। यानी दूरी को आप मीटर में या किलोमीटर में माप सकते हैं और ये क्या है बच्चों? एक अदिश राशि होती है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, यदि एक बच्चा मैदान में 100 मीटर चलता है तो उसने कुल कितनी दूरी तय की बच्चों? 100 मीटर तय की, क्योंकि कुल पथ, उसके द्वारा जो कुल पथ चला गया वो 100 मीटर चला गया। अगर हम एक और उदाहरण की बात करें, मान लीजिए कोई कार है वो लखनऊ से 50 किलोमीटर चलती है, तो जो तय दूरी है वो कितनी चली? 50 किलोमीटर। तो कुल मार्ग कितना हुआ? 50 किलोमीटर होगा। क्लियर है? यानी एक कार लखनऊ से 50 किलोमीटर चलती है तो कार द्वारा तय किया गया कुल मार्ग 50 किलोमीटर ही दूरी कहलाता है। क्लियर है? अब आगे जो बच्चों बात करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे, विस्थापन के बारे में बात करेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो ध्यान समझिएगा कि किसी वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी रेखा में जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी भी इकाई बच्चों मीटर में होती है और किलोमीटर में होती है। तो आप यहाँ पर समझिएगा, डायग्राम के थ्रू समझिए। यहाँ पर अगर आप सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो ये वस्तु ए से बी तथा बी से सी की ओर गति कर रही है। तो ये देखिए, ये जो पथ की कुल लंबाई है बच्चों, यही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक है? वहीं अगर विस्थापन की बात करें तो देखिए, पथ ये है। अब ये जो है ये प्रारंभ चला यहाँ से, इनिशियल फेज में यहाँ से चला, प्रारंभ से यहाँ चला और ये फिर कहाँ पहुंचा? बी के पास। बी से फिर कहाँ गया? सी के पास गया। यानी जो कुल पथ की दूरी है, यानी जो कुल पथ है वो क्या है? दूरी है। समझिए, जो कुल पथ है वो बच्चों कितनी है? दूरी है। तो ये कुल पथ कितनी है? इतनी है। ठीक है? ए से कितनी है? सी तक सीधी रेखा में क्या है? दूरी है। जबकि ये क्या कहलाता है बच्चों? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो याद रखेंगे आप, विस्थापन के बारे में कहा जाता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी रेखा में न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे बच्चों, आपको जो याद रखने हैं। दूरी हमेशा धनात्मक या शून्य होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक
ठीक है, विस्थापन जो होता है वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्लियर है। अब समझिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिशा के साथ जो गति होती है वो सदिश गति कहलाती है। जैसे ए से बी की ओर ये दिशा के साथ बच्चों क्या हो रही है, गति हो रही है, क्योंकि एरो का साइन इधर है, ये जो तीर है वो इसी दिशा में चल रहा है और गति भी इसी दिशा में हो रहा है। तो दिशा के साथ जो गति होती है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, सदिश गति कहते हैं। क्लियर है, या सदिश राशि कह सकते हैं। अगर अब आगे समझें तो दूरी और विस्थापन में कुछ इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में भी जानना है। किसके बारे में जानना है बच्चों, सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में भी आपको क्या करना है, जानना है। क्लियर है। अगर हम अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में बात करें तो समझिए ये अदिश राशियां जो होती हैं वो केवल मान पर निर्भर करती हैं। इसमें जो बच्चों क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे केवल संख्या और मात्रक से ही व्यक्त किया जा सकता है। दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, तापमान आदि ये सब बच्चों क्या हैं, अदिश राशियां हैं। वहीं अगर हम सदिश राशियों की बात करें तो ये मान और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब इसमें परिमाण और दिशा दोनों होनी चाहिए। इसमें दिशा बताना आपके लिए आवश्यक होता है। इसे संख्या मात्रक से क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है, समझिए मेरी बात। यहाँ पर सदिश राशियां हैं, इनके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दिशा बताना आपके लिए नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। इसे संख्या, मात्रक तथा दिशा में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि ये बच्चों क्या हैं, सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब आपको जो देखना है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे पहली बात, दूरी की जो परिभाषा होती है वो कुल पथ की लंबाई होती है, यानी जितनी आप पथ की लंबाई चलेंगे वो टोटल क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। वहीं अगर हम प्रारंभिक से अंतिम स्थिति की बात करें, ठीक है, प्रारंभिक से अंतिम स्थिति की सीधी दूरी की बात करें तो ये विस्थापन होता है। अगर हम दूरी की बात करें तो ये अदिश राशि है, जबकि विस्थापन बच्चों कैसी है, सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अगर निर्भरता की बात करें तो चलने के पथ पर निर्भर करता है, यानी आप कितनी दूरी चलते हैं वो उस पर निर्भर करता है। जबकि विस्थापन आप कितनी दूरी तय करते हैं उससे नहीं पता चलता है, बल्कि केवल प्रारंभ और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप घर से निकले, स्कूल गए और स्कूल से फिर घर आए तो आपका जो विस्थापन था वो 0 हुआ, क्योंकि आप जहां से चले थे लौटकर वहीं आ गए। अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक चक्कर लगाने पर जो दूरी होगी वो 0 नहीं होगी। क्लियर है, यानी एक चक्कर लगाने पर जो दूरी होगी वो 0 नहीं होगी, यानी उसका कुछ ना कुछ मान होगा। जबकि एक चक्कर लगाने पर विस्थापन बच्चों क्या होता है, 0 होता है। जैसे आप यहाँ से चलें और घूम के फिर यहीं वापस आ गए तो यहाँ देखिए कुछ ना कुछ आप दूरी तय किए, दूरी का मान 0 नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन जहाँ से चले थे वहीं पर पुनः पहुंच गए, यानी प्रारंभ से जहाँ चले थे अंतिम में वहीं पहुंच गए। तो ये क्या हो रहा है, केवल प्रारंभ और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए जहां से चले वहीं लौट के आ गए, इसलिए विस्थापन बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे आपको कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण याद करने हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें से आपको ये समझना है कौन सा विस्थापन है, कौन सी दूरी है। तो पहला, घर से स्कूल जाना और वापस आना, ये दूरी तय हुई पर विस्थापन क्या हुआ, शून्य हुआ। जैसे आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है तो टोटल दूरी कितनी हुई, 5 किलोमीटर। लेकिन आप सुबह घर से निकले, फिर शाम को वापस घर लौट आए तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। वहीं अगर सीढ़ियां चढ़ने को हम काउंट करें तो दूरी अधिक होगी, कुछ न कुछ दूरी क्या होगी, और पर विस्थापन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऊपर की दिशा में आप चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें सीधे रास्ते से जाना, अगर आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो दूरी और विस्थापन समान हो सकते हैं, क्योंकि जब सीधा रास्ता होगा तो यही इसकी दूरी होगी और यही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखेंगे। गति सापेक्ष होती है, गति क्या होती है, सापेक्ष होती है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु का गति में होना या विराम में होना, यानी कोई वस्तु है वो गति कर रही है या रेस्ट में है, यानी विराम अवस्था में होना, ये जो व्यक्ति देखता है वो उस पर निर्भर करता है। क्लियर है, यानी एक ही वस्तु एक व्यक्ति को गति में और दूसरे व्यक्ति को विराम अवस्था में दिखाई दे सकती है। यानी एक ही वस्तु एक व्यक्ति को गति में दिखाई देगी, जबकि दूसरे व्यक्ति को क्या दिखती है, विराम अवस्था में दिखाई देती है। क्लियर है, जैसे बस के अंदर
अंदर बैठा यात्री दूसरे यात्री को विराम में देखता है, वहीं सड़क पर खड़ा व्यक्ति उसी यात्री को गति में देखता है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आपको बच्चों समझना है, दूरी हमेशा पथ पर निर्भर करती है। दूरी जो होगी बच्चों वो किस पर निर्भर करेगी? पथ पर निर्भर करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई छात्र है जो स्कूल जाने के लिए पहले दिन सीधे रास्ते से जाता है, ठीक है, और जो सीधा रास्ता है उसकी जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, क्लियर है। जबकि दूसरे दिन वो बाजार वाले रास्ते से जाता है जिसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है। कितनी है? 1.5 किलोमीटर। हालांकि छात्र का घर और स्कूल वही है, लेकिन उसने अलग अलग रास्ते चुने, इसलिए दूरी क्या हो गई? बदल गई। पहले दिन बच्चों वो क्या हुआ, स्कूल से घर का जो डिस्टेंस तय किया वो 1 किलोमीटर तय किया, जबकि दूसरे दिन वो मार्केट गया जिसके कारण डिस्टेंस बढ़ गई 1.5 किलोमीटर। इसलिए दूरी हमेशा पथ पर निर्भर करती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्लियर है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में है वो है कि विस्थापन केवल प्रारंभ और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। एक छात्र अपने घर से 300 मीटर सीधे पूर्व दिशा में चलता है। कितना दूरी चलता है बच्चों? ये 300 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, क्लियर है। यानी 300 मीटर ये कहाँ चला? पूर्व दिशा में चला। अब क्या हुआ, तो इसका जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 300 मीटर पूर्व दिशा में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 मीटर पूर्व दिशा में हो जाएगा। यही दूरी जो होगी यही दूरी होगी और यही विस्थापन होगा। एक और उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये यहां से चला और पुनः बी पे लौट आया। तो ये समझिएगा, यहां से जब चला और यहां पर ये लौट आया, तो आप ध्यान से समझिए कि ये जहां से चला वहीं पुनः लौट आया, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर होगी, क्लियर है। दूरी जो होगी वो हमेशा विस्थापन से क्या होगी? बड़ी होगी या बराबर होगी, क्लियर है। दूरी जो होगी वो वस्तु तय किए गए कुल पथ की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी होती है। इसलिए दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर होती है, क्लियर है। अगला जो पॉइंट है बच्चों ये है, यदि वस्तु प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है तो विस्थापन 0 होगा। जैसे यहां पर ये व्यक्ति यहां से चला और पुनः यहीं लौट आया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, गति का सीधा संबंध स्थिति परिवर्तन से है। दूरी स्केलर यानी अदिश होती है। विस्थापन सदिश होता है। दिशा ज्ञात होना सदिश राशि की विशेषता है, जबकि गति के वर्णन के लिए संदर्भ बिंदु आवश्यक है, यानी ये गति कहां से हो रही है। इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे पार्ट 1 में बच्चों क्या करने हैं? क्लियर करने हैं। अब इसी के पार्ट 2 वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर कमेंट करें।